कुत्ता काट लेगा तो क्या करेंगे? ये लेक्चर के बाद आप रास्ते में निकलेंगे और एक कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप क्या करेंगे? आप में से जो लोग, अगर आप चैट में या कमेंट में लिखिए क्या करेंगे, एक ही स्वर से बोलेंगे हम तो वैक्सीन उसी वक्त आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। यही प्रचलित है ना, राइट? तो इसको समझते हैं, क्या ऐसा होगा क्या, या फिर वैक्सीन लगाने से हम बच जाएंगे और नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे? तो इसका थोड़ा पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ कुत्ते के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है या रेबीज वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इससे आपको वायरस की जो खेल है वो आपको समझ आएगा, क्या करना है ये भी समझ आएगा और क्या नहीं करना ये और अच्छी तरह समझ आएगा, क्या क्या गलतियां की थी और अभी ना करें, इट्स मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ, ये समझ जाएंगे आप। तो कुत्ते ने आपको काटा, राइट? तो याद रखिए दो ही चीज हो सकते हैं, कुत्ते ने काटा आपके हाथ में, और कुत्ते के काटने, कुत्ते के मुंह के अंदर ये रेबीज का वायरस है जैसा आप देख रहे हैं, ये वायरस आपके चोट के इंजरी की वजह से वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, यही होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वायरस कुत्ते के दांत में मुंह में था ही नहीं, तब वो काटने के बाद क्या वो वायरस आपके बॉडी के अंदर जाएगा? अरे जब कुत्ते के बॉडी में नहीं है, उसके मुंह में नहीं है, तो हमारे बॉडी में कैसे जाएगा? मैं एक सवाल पूछता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए आप सबसे, आप चैट में लिख सकते हैं कि मान लो किसी भी तरह से आपको ये क्लियर हो गया कि कुत्ते ने आपको काटा लेकिन कुत्ते के बॉडी में या उसके मुंह में कोई वायरस नहीं था, रेबीज नहीं था, क्या अब वैक्सीन लेने की कोई जरूरत है रेबीज की? द आंसर इज नो। क्योंकि कुत्ते से आपके बॉडी में, इसके बॉडी में नहीं था रेबीज तो आपके बॉडी में नहीं गया, तो रेबीज को प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। 90% टाइम ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 या उससे भी कम कुत्तों के मुंह में रेबीज का वायरस होगा, सब में नहीं होगा। लेकिन किस में होगा किस में नहीं होगा ये नहीं समझ सकते हम, लेकिन ये पक्का है कि अगर 100 लोगों को कुत्ते ने काटा तो 90 लोगों को वैसे ही जिंदा रहने वाले, बिकॉज रेबीज था ही नहीं उस कुत्ते में। अधिकतर कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस होता ही नहीं है, उनके बॉडी में होता ही नहीं है, यानी कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये पता चल जाए क्लियरली, कैसे पता चलेगा उस पर हम आते हैं, लेकिन अगर ये क्लियरली पता चल जाए कि भाई कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस नहीं था, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वायरस है आपके बॉडी में आया नहीं। जब ये वायरस आपके बॉडी में गया ही नहीं तो इससे प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है? मुझे लगता है कि इसमें आप सब एक्सेप्ट कर रहे होंगे एक राय में कि हाँ फिर तो वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब सिनेरियो दूसरा ले लेते हैं। सेकेंड सिनेरियो इज कि वो जो 10% कुत्ते हैं जिनके बॉडी में रेबीज का वायरस है, उसने आपको काट लिया, अब क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे कि हाँ अब तो रेबीज से बचने के लिए कुछ तो प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जैसे वैक्सीन लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में तर्क होगा। अब इसको जरा समझ लेते हैं वैक्सीन और इंजेक्शन को। ये वैक्सीन है जो कुत्ते काटने के बाद लगाया जाता है, मान लेते हैं सिंबॉलिक। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वैक्सीन कोई दवा नहीं होती है, वैक्सीन दवा नहीं है। इस वैक्सीन के अंदर क्या है यह समझना पड़ेगा। कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन लगाते हैं इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर यही रेबीज वायरस का छोटा सा टुकड़ा होता है। मतलब ये कि इसके माध्यम से भी आपके बॉडी में रेबीज ही पहुंचाया जा रहा है। कुत्ते ने आपके बॉडी में रेबीज पहुंचा दिया, अब डॉक्टर बोल रहे हैं मैं भी रेबीज पहुंचाऊंगा, ये मामला है। क्यों रेबीज पहुंचाएंगे वैक्सीन से? क्योंकि जब रेबीज के कीटाणु बॉडी में पहुंच जाएंगे, कुत्ते के काटने के बाद भी पहुंचे, ऊपर से डॉक्टर ने भी 2-4 घंटे बाद जब डॉक्टर पास पहुंचे आप, उसने भी एक रेबीज का ये इंजेक्शन लगाया कि इसके माध्यम से भी वही वाला वायरस बॉडी में पहुंच गया, लेकिन थोड़े छोटे अंश में। क्यों पहुंचाया जाएगा? कारण बड़ा सिंपल है कि जब बॉडी में कोई भी तरह का वायरस जाता है या उसका प्रोटीन जाता है तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी तैयार करती है, एक ढाल तैयार करती है। लेकिन ढाल बॉडी तभी तैयार करती है जब बॉडी को क्लियर हो जाए कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, तो वो एंटीबॉडी तैयार करती है। तो अभी मान लो मुझे कुत्ते ने काटा नहीं, लेकिन मैं ये इंजेक्शन ले लेता हूं, तो बॉडी सोचेगी कि वायरस आ गया, जो कि सच बात है, इसके अंदर भी डेड वायरस ही है, और मेरी बॉडी ढाल बना लेगी एक। अब अगर फ्यूचर में यही वाला जो कीटाणु मुझे काटेगा तो मेरा ढाल पहले से तैयार है।
लेकिन बॉडी जो ढाल है वो थोड़े दिन के लिए ही रहेगी बॉडी में, फिर बॉडी इस ढाल को खत्म कर देगा। तो ये समझना पड़ेगा। तो एक पार्ट ये है कि जब कुत्ते ने आपको काटा तो और वायरस बॉडी में गया, तो दोबारा से वैक्सीन के माध्यम से एक और वायरस लाने से कोई एडवांटेज है क्या? द आंसर इज नो, कोई एडवांटेज नहीं है। इस बात को समझने के लिए आज के हालात से समझते हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा तो इंडिया ने ढाल के रूप में एंटी मिसाइल गन छोड़ के उस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन एक सिनेरियो समझिए कि एक इंसान को आपने बिठा दिया कि भाई जब भी पाकिस्तान मिसाइल छोड़ेगा आप भी एक छोटा सा मिसाइल हमारी तरफ छोड़ देना, ताकि हम उनके खिलाफ या आपके खिलाफ भी उस मिसाइल के खिलाफ एंटी मिसाइल गन ऑन कर पाए। क्या इससे कोई भी एडवांटेज होगा? इससे कोई भी एडवांटेज नहीं हो सकता। जब पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा तब आपने एंटी मिसाइल गन उसी वक्त छोड़ना है। उसके बाद कोई आपको बोलेगा तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि तब तक या तो आपने छोड़ दिया या छोड़ा ही नहीं, जो होना था हो गया। ठीक उसी तरह से जब इस कुत्ते ने मिसाइल आपके बॉडी में छोड़ा तो आपका बॉडी एंटी मिसाइल गन यानी कि एंटीबॉडी बनाने पे लग गई है। अब डॉक्टर के बताए हुए एक और छोटा सा मिसाइल बॉडी में दागेंगे तो उससे कोई नया एडवांटेज तो होगा ही नहीं। लेकिन क्या पता कि कुत्ते के मुंह में वो वायरस था ही नहीं, फिर भी डॉक्टर ने एक वायरस आपके बॉडी में भेज दिया और अब आपका बॉडी इस वायरस से लड़ रहा है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसको आप ऐसे जोड़िए कि पाकिस्तान ने मिसाइल तो दागा ही नहीं, लेकिन भारत में जो आपने एक आदमी को अलर्ट करने के लिए बोला था आप छोटा सा मिसाइल दाग देना, उसे लगा क्या पता दागा नहीं, उसने यूं ही मिसाइल चलाना शुरू कर दिया आपको अलर्ट करने के लिए। तो खलबली मच जाएगी, बिना मतलब के कंफ्यूजन होगा, बिना मतलब की गड़बड़ होगी। तो समझना यह होगा कि वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन। इसके अंदर भी यही वाला वायरस है, उसका छोटा रूप, और इस उम्मीद से भेजा जाता है कि बॉडी उसको उसका एंटीबॉडी बना दे। ये तो हुई एक पार्ट। अब आता है इसलिए वैक्सीन कुत्ते का काटने, मैं ये नहीं बोल रहा कि वायरस ये खतरनाक नहीं है, रेबीज के वायरस से मर सकता है इंसान। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इसके बचाव के लिए ये वैक्सीन किसी काम की नहीं है। कैसे पता चलेगा काम की है या नहीं है? मैं बोल रहा हूं काम की नहीं है, डॉक्टर बोलेगा काम की है, चैट जीपीटी बोलेगा काम का है, गूगल बोलेगा काम का है, मैं बोल रहा हूं काम का नहीं है। किसकी बात मानेंगे? मेरी बात मानेंगे या उन सबकी बात मानेंगे? यहां नियम ये होना चाहिए, अगर कोर्ट में मैं पहुंच जाऊं, चैट जीपीटी पहुंच जाए, गूगल पहुंच जाए, डॉक्टर पहुंच जाए, सारे लोग बोले, मैं बोलूं कि ये काम नहीं करता है, बाकी लोग बोले काम करता है, कोर्ट किसकी बात मानेगी? कोर्ट एक ही बात बोलेगी, जो सबूत दिखा देगा हम उसकी बात मानेंगे। समझते हैं इस बात को? कोर्ट सबूत देखती है, ये नहीं देखती कि भीड़ क्या बोल रही है, ये देखते हैं कि सबूत कौन दे रहा है। तो अगर आप इस कोर्ट के जिस तरह से काम करते हैं इसको मानते हैं तो आप सबूत को मानेंगे। तो सबूत आप निकालिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जिसे हम सबूत बोल सकते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये होता है कि 100 लोगों को कुत्ते ने काटा, एक ही कुत्ते ने काटा, और 100 में से 50 लोगों ने वैक्सीन लगा लिया और 50 लोगों ने कुछ भी नहीं किया। फिर देखते हैं कि इनमें से जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनमें से कितनों की मौत हुई या नहीं हुई, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनमें से कितने की मौत हुई नहीं हुई। अगर वैक्सीन वालों में से ज्यादा लोग बचा लिए गए तो कंक्लूजन ये है कि वैक्सीन सेव्स लाइफ। दैट इज कॉल्ड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसके आधार पे, जो कि बेसिस होता है मेडिकल साइंस का। अब क्या कुत्ते के वैक्सीन के ऊपर कभी भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ है? द आंसर इज नो। पूरे दुनिया में कुत्ते के ऊपर कभी भी कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आज तक पूरे दुनिया में नहीं हुआ। तो क्या आधार है ये बताने का कि ये वैक्सीन काम करती है? आधार वही है कि भाई लोग बोल रहे हैं, एक के बाद एक लोग बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वही छपता चला जा रहा है। लेकिन याद रखिए, कौन क्या बोल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं जब तक कि सबूत नहीं हो। अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से पूछेंगे, क्यों नहीं हम रैंडमाइज ट्रायल आप कर सकते हैं कि 100 लोगों को काटा, राइट, यहां भी मेरे ख्याल से 100 लोग हैं,
एक कुत्ता को कमरे में घुसा दो, सभी को काटता चला जाएगा, और 50 लोगों को वैक्सीन दे दिया, 50 लोगों को नहीं दिया, फिर देखते हैं कितने लोग जिंदा रहते हैं दोनों ग्रुप में। तो जवाब आएगा ये एथिकल नहीं है। एथिकल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये जानते हुए कि वैक्सीन बचा लेगा, फिर भी हम वैक्सीन नहीं लगा रहे उन 50 लोगों को। लेकिन ये जाना ही कब, उसका एविडेंस क्या है? अच्छा, इंसान पे नहीं कर सकते, जानवरों पे तो कर सकते हैं। जानवरों के ऊपर ये जो रेबीज का वैक्सीन का ट्रायल हुआ है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, चूहों के ऊपर 100 चूहे, 100 के 100 चूहे को रेबीज डाल दिया, और उनमें से आधों को रेबीज की वैक्सीन लगा दी और आधों को नहीं लगाया। अब देखा गया कि क्या जिनको वैक्सीन लगाया उनमें ज्यादा चूहे जिंदा रहे? द आंसर इज नो। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से कंक्लूजन आया कि वैक्सीन लगाने से रेबीज में कोई भी बचाव नहीं होता है। तो एनिमल ट्रायल मॉडल तो है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अगर आपको देखना है तो इस लिंक में bishrup.com/10th में जाके इसी वक्त आप देख सकते हैं। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल सबूत है कि वैक्सीन काम नहीं करती है, राइट। लेकिन डॉक्टर एक और आपको झांसा देने की बात करेंगे कि नहीं, अकेले हम वैक्सीन नहीं देते, साथ में हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं, एक तरह का एंटीबॉडी। इसको जरा समझते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है जो वैक्सीन के साथ दिया जाता है। ये क्यों समझने की जरूरत है? क्योंकि इसके माध्यम से आप कुछ ऐसी बातें समझेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कुत्ता आपको काटे ना काटे, कई सारी बीमारियों में आप डिसीजन मेकिंग की स्थिति में आ जाएंगे। सिर्फ डॉक्टर जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास न करके सत्य क्या है, साइंस क्या है, वो आपको जानकारी हो जाएगी। इसीलिए मैं एक उदाहरण को थोड़ा इलॉबरेटली लेना चाह रहा हूं। अब इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी का वही वाला ढाल है जो ढाल बॉडी बनाता है एंटीबॉडी, इसे एंटीबॉडी बोलते हैं। जब भी कोई वायरस बॉडी में अटैक करता है, जब भी किसी तरह का वायरस अटैक करता है, बॉडी एक ढाल बनाता है, उसको मारने के लिए अपना औजार, अपना हथियार बनाता है। उस हथियार का नाम है एंटीबॉडी। लेकिन अलग अलग तरह के वायरस के लिए बॉडी को अलग अलग हथियार बनाने पड़ते हैं। एक जैसा हथियार काम नहीं आएगा, और हथियार भी थोड़े समय के लिए बॉडी में रहता है, फिर बॉडी उसे गायब कर देता है, इसलिए नए सिरे से बनाने पड़ते हैं। इस बात को समझना होगा। जैसे मान लो आपके घर में मच्छर बहुत सारे हैं, तो आपका ढाल क्या होगा? आप फटाफट मच्छरदानी लगा लेंगे, उसके अंदर घुस जाएंगे, तो मच्छर से आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके ऊपर गोलियों से अटैक किया गया या अटैक होने वाला है, क्या वो मच्छरदानी काम आएगी? डेफिनेटली नॉट। अब आपका ढाल क्या होगा? आप फटाफट बुलेट प्रूफ पहन लेंगे, उससे बचाव हो सकता है। अब मान लीजिए आपको पहले से अंदेशा है कि बम गिर रहे हैं, आपके ऊपर गिर सकता है, आपकी बिल्डिंग के ऊपर गिर सकता है, क्या वो बुलेट प्रूफ काम आएगा? अब वो ढाल काम नहीं आएगा, ये एंटीबॉडी काम नहीं आएगा। अब कौन सा ढाल चाहिए? आप अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बंकर के अंदर छुप जाएंगे। तो मैं इस बात में ये बताना चाह रहा हूं कि ढाल जो है, जो प्रोटेक्शन है, वो अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग होगा। जिस तरह से मच्छर से बचने के लिए जो ढाल आपका है, वही वाला ढाल बॉम्ब से बचने के लिए नहीं हो सकता। ये बात अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम जरा समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लाइफ सेविंग है। सेविंग आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में समझाऊंगा और उसके एविडेंस में, जो साइंटिफिक एविडेंस भी साथ में इसमें डाली दिया, वो भी आप देख लीजिए। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यहाँ पे आम है मेरे पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे वेराइटी के आम हैं। ये सिंतूरी आम है, ये दशहरी आम है, नीचे वो लंगड़ा आम भी रखा हुआ है, अलग अलग तरह के आम है, सफेदा भी रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये दशहरी आम की गुठली से क्या सिंदूरी आम का पेड़ लग जाएगा? भाई दोनों ही तो आम है, भाई दोनों ही आम है। तो क्या पता इसकी गुठली मैं लूं, इसको यूज करूं और आ जाए पेड़ दूसरा कोई। तो आप बोले आम ही तो है, दिखने में भले ही सारे आम है, इन सबका नाम भले ही आम है, लेकिन एक कि बीज से दूसरा पेड़ नहीं आ सकता, यही सत्य है। ठीक उसी प्रकार आपको यह समझना पड़ेगा, ये जो रेबीज है वायरस, इसमें भी हजारों वैरायटी है, जैसे आम के हजारों वैरायटी हैं। और हर वैरायटी का जो
ढाल एंटीबॉडी है वो अलग अलग अलग